हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये राजस्थान एपीओ के लिए मैं माइनर एक्ट की सीरीज चला रहा था। तो ये जो आज का जो है ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। इसके बाद एक आपका एक्ट और माइनर बनेगा, उसके बाद आपका राजस्थान का सारा माइनर एक्ट मैंने पढ़ा के ख़त्म कर दिया। बस मुझे थोड़ा सा ये गिल्ट हो रहा है कि मैंने इतनी अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों को, कहीं भी आप देख लीजिएगा, मैंने जितने अच्छे से नोट्स बना के दिया, नोट्स बहुत अच्छे बनाए, लेकिन कोई ना सब्सक्राइब करता ना लाइक करता। बहरहाल चलिए, मैं मेहनत करता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता तो लोगों में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं। मेरे से एक चीज़ गलत हो गई, जो मेरे पास बेयर एक्ट था, क्योंकि राजस्थान का मैं हूं नहीं, तो राजस्थान का मेरे पास एक्ट जो मुझे मिला था उसमें मेरे से एक गलती हो गई। तो उसमें क्या हो गई, जो राजस्थान एक्साइज एक्ट मैंने पढ़ाया था, एक्साइज एक्ट जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, एक्साइज एक्ट कौन सा, राजस्थान वाला, हाँ। तो इसमें जो एक्साइज एक्ट पढ़ाया था उसमें मैंने लागू होने की डेट 1 अप्रैल बता दी थी 1950। तो ये गलत है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, फिर बाद में मैंने देखा तो ये क्या है, ये डेट क्या है, 1 जुलाई 1950। तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा आप लोग जो भी मेरा रेगुलर क्लास देख रहे हैं, तो उनको एक फायदा हो जाएगा रेगुलर क्लास देखने से, कि जो चीजें, अगर मान लीजिए मैं भी इंसान हूं, ह्यूमन एरर होते हैं, तो ह्यूमन एरर की वजह से अब आप 1 जुलाई 1950 उसे कर लीजिएगा। कितना, 1 जुलाई, फिर से बता दे रहा हूं, बार बार बताए, 1 जुलाई 1950 कर लीजिएगा, जहां मैंने 1 अप्रैल 1950 बताया है राजस्थान एक्साइज में। प्लीज इसको जाके सही कर लेना, गलत मत करके आना, ठीक है। अब आइए हम अपने मेन माइनर एक्ट पे शुरू करते कि आज कौन सा माइनर एक्ट पढ़ना है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम में उपाय अधिनियम 2022, ठीक है। तो अब देखो ये कब का अधिनियम है, ये ध्यान रखो, ये अधिनियम 2022 का है। कब का है, 2022 का है। तो ये याद कर लो, एक्ट नंबर कितना है, एक्ट नंबर 6 है। एक्ट नंबर कितना है, 6 है। तो इतनी चीजें आप 2022 का एक्ट है, ये देखो, ये लिख लो, 2022 का एक्ट है, ये दिमाग में। एक अभी पढ़ाया था इसके पहले वाला, ठीक है। तो 2 एक्ट मैंने पढ़ाया एग्जामिनेशन पे। तो एक जो मैंने पढ़ाया राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का अनुचित साधनों का रोकथाम करना, वो 1992 वाला पढ़ाया। तो हो सकता है आपको ये पूछ ले, तो रोकथाम आएगा तो 1992 मारना है, और भर्ती से संबंधित आएगा तो 2022 मारना। अगर नकल से संबंधित आएगा तो 1992 मारना, और भर्ती में अगर कोई चीजें डिफेक्ट होती हैं तो 2022 मारना। ये दोनों अंतर है। तो मुझे जहां तक लग रहा, हो सकता है ईयर पूछ ले इसका, तो ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें क्या, ये कौन सा एक्ट है 2022 का, तो ये पुराना वाला। इसमें क्या, रोकथाम, अनुचित साधनों का आप उपयोग नहीं कर सकते 1992। तो इसको हटा दो, इसको यहां पे नहीं पढ़ना। ये वाला एक्ट 2022 का है। एक्ट नंबर कितना है, 6 है। कितना है, एक्ट नंबर 6, ये याद कर लेना। कितना एक्ट नंबर है, 6 है, ये याद कर लेना। जितनी बार देखो एक्ट नंबर जरूर, अब छोटी छोटी चीजें उठा के पूछता है राजस्थान, तो एक्ट नंबर कितना है, 6 है। अब आ जाओ, राज्यपाल की अनुमति 5 अप्रैल 2022 को मिली, अप्रैल में मिली 5 अप्रैल 2022 को, और फिर उसके बाद राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, 6 अप्रैल 2022 को हुआ। और इसमें टोटल कितने सेक्शन है, 20 सेक्शन है, और इसमें कितने शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल है। तो एटलीस्ट इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। या तो पूछ लेगा कि ये एक्ट कब का है, तो बता देना 2022 का, या तो ये पूछ लेगा कि ये 2022 का कौन सा एक्ट नंबर था, 6 था, या तो ये पूछ सकता है राज्यपाल की अनुमति कब मिली थी, 5 अप्रैल 2022 को मिली थी, या तो ये पूछ सकता है कि राजपत्र में इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 6 अप्रैल 2022 में, या तो ये पूछ सकता है कि इस उसमें अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 20, कितने शेड्यूल हैं, 2। तो एक क्वेश्चन हो सकता है यहां से आपसे पूछ ले। अब आ जाओ, सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 हमेशा जानते हो, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्रसार और प्रारंभ, ठीक है। तो इस अधिनियम का क्या नाम, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों के रोकथाम उपाय अधिनियम 2022। इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में पढ़ लेना। इंग्लिश में क्या,
प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स मतलब कि जो गलत तरीके से क्या बोलते हैं भर्ती लेते हैं उनके लिए, ये भर्ती जो गलत तरीके से होता है उनके लिए एक्ट बनाया गया है। और इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण राजस्थान में है। यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत, तो जो 6 तारीख को गजट नोटिफाइड किया गया था उसमें जो डेट होगी वही इसके लागू होने की डेट होगी। तो मेरे पास वो डेट लिखी नहीं थी, ठीक है, तो आप लोग इसको देख के लिख लेना। ये एक चीज मैं भूल गया हूं, तो ये राजस्थान का एक्ट है क्योंकि ज्यादा याद नहीं रहता है। हाँ, और इसमें एक चीज मैंने और छोड़ दिया, इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट याद रख लेना, जो मैंने एक चीज भूल गया हूं, ठीक है, ह्यूमन एरर हो जाता है कितना भी, ठीक है, अमेंडमेंट, ठीक है, इसका जो अमेंडमेंट हुआ है, लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 10/8/2023 को, ये याद कर लेना, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट की डेट है। जो इसमें संशोधन हुआ है 10/8/2023 को हुआ, ये याद कर लेना। अब आ जाओ सेक्शन 2 पढ़ते हैं हम लोग। तो पहले में तो कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं था, पहले में इसका बस याद रखना है संपूर्ण राजस्थान में इसका विस्तार है, ठीक है, ऐसे तारीख को प्रवृत्त होगा जो राजपत्र में जिसका अधिसूचित किया जाए। अब आ जाओ सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 क्या है? डिफिनीशन क्लॉज है, परिभाषा खंड है। सेक्शन 2 क्या है? परिभाषा खंड है। 2A में क्या बताया गया? सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। क्या बताया गया? सार्वजनिक परीक्षा का संचालन, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, मतलब जो एग्जामिनेशन होता पब्लिक सरकारी नौकरियों का जो एग्जामिनेशन, उनका संचालन कैसे किया जाएगा, उनको कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बारे में बताया। तो अब इसका संचालन इसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है? कंडक्ट कराने, जो क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रों, OMR शीट और परिणाम पत्रों की तैयारी, ये सब कंडक्ट के अंदर आता है, याद कर लेना। प्रश्न पत्रों का तैयार, उत्तर पत्रों का तैयार करना, OMR शीट, परिणाम पत्र जो आते हैं वो सब क्या है? उनकी तैयारी, ये सब क्या परीक्षा संचालन के अंतर्गत आते हैं। प्रिंट जिसका होता है, जो क्वेश्चन पेपर का प्रिंट होगा, पर्यवेक्षण जो करेंगे, जो उसमें कोडिंग करेंगे, जो उसकी प्रक्रिया निर्धारण करेंगे, जो उसको भंडारण जहां वो पेपर रखा गया वो सब, वितरण और संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा, ये सब किसके कंडक्ट के अंदर, ये सब क्या होंगे? कंडक्ट होंगे। कंडक्ट के अंतर्गत इतनी चीजें आएंगी, ठीक है, सारी चीजें मान लो कंडक्ट में। प्रश्न पत्र कैसे बना, कैसे तैयार किया गया, कहाँ छपा, कहाँ उसको रखा गया, और किसने उसमें किस स्कूल में कराया गया, कैसे कराया गया, सारी चीजें। तो जब से प्रश्न पत्र तैयार हुआ और जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक सारी चीज क्या कंडक्ट के अंतर्गत आएंगे, ये चीजें याद कर लेना। उसके बाद क्या? तो सबसे पहले कंडक्ट दिया है 2A में, क्या? कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन दिया, याद करोगे, हो सकता है केवल यही पूछ ले। 2A में दिया है कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन दिया है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया है? दिया है कि परीक्षा प्राधिकारी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी किसे कहते हैं? तो जो शेड्यूल 1 में जिन प्राधिकारियों को बताया गया उन्हीं को क्या कहते हैं? परीक्षा अधिकारी। तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी कहाँ दिया गया है? सेक्शन 2 के क्लास B में। और कौन लोग होंगे परीक्षा अधिकारी? जो शेड्यूल 1 में बताया गया वही क्या होंगे? परीक्षा अधिकारी होंगे। जो जिन अधिकारियों के बारे में शेड्यूल 1 में उल्लेख किया गया है वही क्या होंगे? परीक्षा प्राधिकारी होंगे, वही क्या होंगे? एग्जामिनेशन अथॉरिटी होंगे। अब आ जाओ सेक्शन 2 के क्लास C पे, परीक्षा केंद्र। अब परीक्षा केंद्र क्या है? किसी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था या उसका भाग या कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है, इसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर भी सम्मिलित है। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है? जहां पे सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जाती है, वो क्या हो सकता है? वह कोई संस्थान भी हो सकता है, या उस संस्थान का कोई भाग हो सकता है, या अन्य स्थान हो सकता है, या उस स्थान से
संलग्न संपूर्ण परिसर हो सकता। तो परीक्षा केंद्र के बारे में कहाँ बनाया गया, सी में। तो एग्जामिनेशन सेंटर 2C में है। तो इसके पहले 2B में क्या पढ़े थे, परीक्षा प्राधिकारी एग्जामिनेशन अथॉरिटी। उसके पहले क्या पढ़े थे, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। तो कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन 2A में है, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन अथॉरिटी 2B में हो जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर 2C में हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। अब 2C तक हो गया। 2D में एग्जामिनी आता है, परीक्षार्थी आता है, ठीक है। परीक्षार्थी हम लोग, आप लोग जो एग्जाम देते हैं, ठीक है, जो लोग एग्जाम देते हैं, जो लोग एग्जाम देते हैं उनको क्या कहते हैं, परीक्षार्थी। ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थिति होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। अब जैसे आयोग का आप पेपर भरते हो तो अधिकारी आपको क्या एडमिट कार्ड जारी करता है, उस पे आयोग के सचिव की साइन होती, परीक्षा नियंत्रक की साइन होती है। तो वो क्या हुआ, वो अथॉरिटी हो गई। उस अथॉरिटी ने आपको प्रवेश पत्र जारी किया, आप उस प्रवेश पत्र के द्वारा आप एग्जाम में शामिल हो सकते हो। तो वही ये कह रहा है कि अभिप्रेत है और इसमें उसके निमित्त श्रुत लेख के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है। मतलब किसी को अथॉरिटी दे देता है कि तुम क्या बोलते हैं ये चीज जारी कर सकते हो, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। इसके निमित्त क्या, श्रुत लेख। मान लो इसके परीक्षार्थी के अंतर्गत कौन, श्रुत लेख वाला याद कर लेना। जैसे कोई लिख नहीं पाता तो उसकी जगह पे कोई लिख रहा तो वो भी आ जाएगा। कोई अंधा है वो लिख नहीं पाता तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। किसी के दोनों हाथ नहीं है तो विकलांग है तो उसके साथ जो लिख रहा है वो भी, तो श्रुत लेख जो कोई बोलता है और कोई लिखता है वो भी। तो श्रुत लेख भी क्या बोलते हैं, परीक्षार्थी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ 2E में। 2E में क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन। इसके पहले एग्जामिनी मतलब परीक्षार्थी। अब उसके बाद आ जाओ पब्लिक एग्जामिनेशन, उसके पहले सेंटर था। ऐसे दिमाग में बैठा लो, अगर दिमाग में नहीं बैठाओगे तो चीजें याद नहीं होंगी। तो पहले क्या पढ़े थे, ऐसे धीरे धीरे रिकॉल किया करो तो याद हो जाएगा। पहले में आप पढ़ा था कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, 2A में पढ़ा था कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, 2B में पढ़ा था एग्जामिनेशन अथॉरिटी, 2C में पढ़ा था एग्जामिनेशन सेंटर, 2D में पढ़ा था, क्या पढ़ा था 2D में अभी, एग्जामिनी परीक्षार्थी, 2E में क्या पढ़ा था, पब्लिक एग्जामिनेशन, जो हमें पढ़ना है अभी। स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों, निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए अनुसूची 2 में अर्थदृष्ट परीक्षाएं अभिप्रेत हैं। तो एग्जामिनेशन कौन होता, पब्लिक एग्जामिनेशन किसे कहते हैं, जो शेड्यूल 2 में जो एग्जामिनेशन बताए गए हैं उन्हीं को पब्लिक एग्जामिनेशन कहा जाता है। सामान्य भाषा में इतना समझो कि जो शेड्यूल 2 में जो एग्जाम बताए गए हैं उन्हीं को हम क्या, पब्लिक एग्जामिनेशन मानेंगे। ये कहां बताया गया है, ये 2E में बताया गया है, ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन। अब आ जाओ, आप अनुचित साधन आ जाओ। अब 2F में अनफेयर, अनफेयर, ठीक है, ऐसे याद कर लो। F में अनफेयर मीन्स कहां दिया, 2F में। अब परीक्षार्थी के संदर्भ में देखो अनफेयर क्या होगा, किसी भी प्रकार की नकल करना। परीक्षार्थी कोई अगर किसी प्रकार की नकल होगा तो वह अनुचित साधन माना जाएगा। परीक्षा में किसी भी अपराधिकृत सामग्री का उपयोग करना तो ये भी नकल माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अनुचित उपयोग करना ये भी नकल माना जाएगा। अन्य व्यक्ति के संदर्भ में मतलब परीक्षार्थी को छोड़कर क्या होगा, अगर कोई दूसरा करता वो भी अनफेयर मीन्स के प्रश्न पत्रों का क्या करता है, लीक कर देता, वो भी अनुचित साधन के अंतर्गत आएगा। तो ये याद कर लेना, प्रश्न पत्रों का लीक करना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या अनफेयर मीन्स में आता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रश्न पत्रों का लीक करना क्या अनुचित साधन के अंतर्गत आता है, तो आप लोग बता देना कि प्रश्न पत्रों का लीक करना अनुचित साधन के अंतर्गत आता है। 2F में बताया गया है। परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली करना भी अनफेयर मीन्स में आता है। अब इसका स्पष्टीकरण पढ़ लिया जाए।
किसी स्पष्टीकरण, किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी सम्मिलित है। किसी व्यक्ति में क्या, परीक्षार्थी भी सम्मिलित है। किसी व्यक्ति में क्या, परीक्षार्थी भी सम्मिलित है, ये याद कर लेना, किसी व्यक्ति में परीक्षार्थी भी सम्मिलित है। ठीक है, अब आ जाओ 2G में। 2G क्या कहता है, जिन शब्दों का इस संहिता में उपयोग किया गया परंतु परिभाषित नहीं किया गया तो उन शब्दों का वही अर्थ समझा जाएगा जो आईपीसी 1860 में अगर उसकी परिभाषा दी गई है तो वही उसका अर्थ समझा जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कहता है, सेक्शन 3। अब आ जाओ सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है, अनुचित साधनों के उपयोग पर क्या है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन लगाता है। अनुचित साधनों, अनफेयर मीन्स के उपयोग पर क्या, रोक लगाता है। तो प्रोहिबिशन कहाँ है, अनुचित साधनों के प्रोहिबिशन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 3 में दिया गया है। ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का क्या उपयोग नहीं करेगा, ये कहाँ बताया गया, सेक्शन 3 में बताया गया। अनफेयर मीन्स को क्या रोका गया है, तो किस कहाँ रोका गया है, सेक्शन 3 में रोका गया। और परिभाषा कहाँ बताई गई है, सेक्शन 2F में बताई गई है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट सेक्शन 4 पे आ जाओ। सेक्शन 4 क्या कहता है, प्रश्न पत्रों का कब्जा और प्रकटीकरण, पोजीशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये कहाँ दिया गया, सेक्शन 4 में। अब अनुचित साधनों का उपयोग के पे रोक कहाँ लगाया गया, सेक्शन 3 पे। और क्या कहता है, पोजीशन अपने पास रखना या उस पत्रों को डिस्क्लोज कर देना, लीक कर देना, तो उसको वो कहाँ बताया गया, क्वेश्चन पेपर को सेक्शन 4 में बताया गया। अब देखो इसको पढ़ो, क्या कहता है, कहता है कि अनाधिकृत व्यक्तियों पर प्रतिषेध है। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को परीक्षा के प्रश्न पत्रों को खोलने, लीक करने, रखने, हल करने का प्रयास करने से सख्ती से क्या रोका जाता। ये कहाँ बताया गया, सेक्शन 4 में बताया गया। केवल आधिकारिक कर्तव्यों द्वारा आधिकारिक व्यक्तियों को ही परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों को संभालने की अनुमति होगी। ये भी पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सुरक्षा उपाय या विनिमय या नियम क्यों बनाया गया, क्योंकि परीक्षा सामग्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और लीक को रोकने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 क्या कहता है कि सेक्शन 5 क्या कहता है, परीक्षा कार्यों से त्रस्त किया गया या उसमें लगे हुए व्यक्तियों द्वारा प्रकटन की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज, मतलब रोकथाम, लीकेज के रोकथाम कैसे करोगे, पेपर जो लीक होता है उसकी रोकथाम प्रिवेंशन से पकड़ना। प्रिवेंशन कहाँ दिया, सेक्शन 5 में। हो सकता है पूछ लेगा कि परीक्षा के रोकथाम के लिए उपबंध किस धारा में किया गया है, तो आप क्या मारोगे, सेक्शन 5 मार देना। प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड और एंगेज्ड विथ एग्जामिनेशन वर्क, तो ये कहाँ है, सेक्शन 5 में है। परीक्षा, आप देखो इसमें क्या क्या आता है, परीक्षा कार्य से जुड़े व्यक्तियों द्वारा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखना, अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ प्रश्न पत्रों की जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध है। सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पत्रों की जानकारी का प्रकटन निषिद्ध है। ठीक है, परीक्षा कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, जो परीक्षा से जुड़े हुए हैं वो क्या प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखेंगे, उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ, जो मतलब अथॉरिटी नहीं है, अनअथॉरिटेड पर्सन है, उनके साथ प्रश्न पत्रों के बारे में कोई जानकारी आप शेयर नहीं करेंगे। ये सब प्रिवेंशन है। और क्या, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पत्रों की जानकारी किसी को प्रकट नहीं करेंगे। ये सब रोका गया, ये सब प्रिवेंट किया गया सेक्शन 5 में। अब आ जाओ और देखें हैं, रुक जाओ। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट उस पे सेक्शन सेक्शन 5 तक हो गया। अब सेक्शन 6 आ जाओ।
सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है प्रश्न पत्रों, उत्तर पत्रकों या ओएमआर सीट या किसी भी रूप में अपराधिकृत कब्जे का प्रकटीकरण अनअथॉराइज्ड के पास पोजीशन में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन पेपर पाया जाता है, आंसर सीट पाई जाती है, ओएमआर सीट पाई जाती है। तो अब वो कहाँ है? पहले ही किसी के पास क्वेश्चन पेपर, ओएमआर सीट या बुकलेट या कुछ पहले ही पाई जाती है। अब उसके कोई भी व्यक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका या ओएमआर सीट का अनधिकृत रूप से कब्जा नहीं रखेगा। रोका गया है कि आपको अथॉरिटी नहीं है तो आप अपने पास उस क्वेश्चन पेपर को, ओएमआर सीट को या आंसर सीट को आप अपने पास नहीं रख सकते। आपके पास अथॉरिटी होगा तभी आप इन तीनों चीजों को रख सकते हो, ठीक है? उन पे कब्जा आप नहीं रख सकते हो। ये कहां बताया गया? सेक्शन 6 पे, ये दिमाग में बैठा लेना। फिर क्या बताएगा कि परीक्षा सामग्री को किसी भी रूप में अनधिकृत व्यक्तियों के साथ साझा करने या प्रकट करने पर सख्ती से निषिद्ध किया गया, रोका गया है। ये हो गया आपका सेक्शन 6 हो गया। अब 7 आ जाओ। 7 क्या कहता है कि परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर प्रतिषेध है। प्रोविजन ऑफ इंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस धारा में बताया गया है कि अगर आप परीक्षा सेंटर पे आपको क्या प्रवेश से रोक दिया, प्रतिषेध है। कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त ना हो, मतलब जिसके पास जिसको उसके लिए नहीं वो किया गया है, जैसे जिसको एग्जामिनेशन कराने के लिए नामित नहीं किया गया, वो एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं जा सकता है, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन कार्य में लगा नहीं हुआ है, अथवा जो परीक्षार्थी नहीं है परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षार्थी या कर्मचारियों को छोड़कर या जो गार्डी कर रहे हैं उन अधिकारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अंतर्गत नहीं जा सकता। ये कौन सी धारा रोकती है? ये धारा 7 रोकती है। ये याद कर लेना, कौन सी धारा रोकती है? धारा 7 रोकती है। अब आ जाओ सेक्शन 8 आ जाओ। अब सेक्शन 8 क्या कहता है कि परीक्षा केंद्रों से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। जो परीक्षा सेंटर बनाया गया है उसी का उपयोग किया जाएगा, किसी भी सार्वजनिक संस्था का उपयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त है, जो उसमें लगा हुआ है, सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी भी स्थान का उपयोग नहीं करेगा, न करवाएगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहीं पे आप एग्जाम कराओगे। आप परीक्षा नियंत्रक हो तो एग्जामिनेशन सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो एडमिट कार्ड पे लिखा है उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे आप एग्जाम कंडक्ट कराओगे। ये कौन सी धारा बताती है? धारा 8 बताती है। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पे, सेक्शन 9 पे आ जाओ। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है प्रबंध तंत्र, संस्था या अन्य अपराध, ऑफेंस बाय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और अदर्स, मतलब किसके? मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूशन द्वारा कोई अन्य अपराध किया जाता तो क्या होगा? कोई भी प्रबंध संस्था, परीक्षा केंद्र या अन्य संबंधी संस्था परीक्षा प्रक्रिया में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं कराएगी। ये सब रोका गया है सेक्शन 9 में। तो इसमें किसमें? मैनेजमेंट को और इंस्टीट्यूशन को रोका गया। ये याद कर लेना, इंस्टीट्यूशन को रोका गया। जो इंस्टीट्यूशन जहां आप एग्जाम करा रहे हैं उनको क्या? उनको ये रोका गया है कि आप किसी भी प्रबंध संस्था, परीक्षा केंद्र या संबंधी संस्था परीक्षा की प्रक्रिया में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं कराएंगे। परीक्षा सामग्री या अनाधिकृत कब्जा, प्रकटन या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में शामिल होना सख्ती से निषिद्ध किया गया है। तो प्रबंध संस्था और इन पे जिस स्कूल में एग्जाम हो रहा है या जहां कुछ हो रहा है तो वो भी नकल वकल नहीं कराएंगे। वो कहां? वो सेक्शन 9 में रोक दिया गया है। जिस सेंटर पे आपका वो पड़ा हुआ है एग्जाम, वो सेंटर के ऊपर भी रोक लगाई गई कि वो नकल नहीं कराएगा। सेक्शन 9 में दिया गया है। अब सेक्शन 10 आ जाओ।
सेक्शन 10 में पेनाल्टीज दी है, ये खूब इंपॉर्टेंट, इससे निश्चित हो सकता है अगर इस एक्ट से क्वेश्चन आया तो सेक्शन 10 यही आपका है तो 26 सेक्शन, लेकिन आपके सिलेबस में जो राजस्थान का सिलेबस है उसमें केवल धारा 10 तक ही दी गई है। ठीक है 20 सेक्शन लेकिन केवल धारा 10 तक। तो इस सेक्शन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं किया हूं, इतने एक्ट मैंने पढ़ाया, शुरू में एक बार किया हूं, ये सेकंड लास्ट है, तो मैं रिक्वेस्ट मेरे नहीं पहुंच रहे हैं तो लेक्चर बनाने का मन ही नहीं कर। वैसे कई लोगों का जो पर डे मेरे लेक्चर को पढ़ रहे हैं उनके मैसेज भी आ रहे हैं कि सर लेक्चर डाउनलोड, लेकिन जैसे होता है ना अंदर से आ ही नहीं रहा कि क्या बनाऊं, टाइम भी नुकसान होता है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, मेहनत करके मैं अपने हाथ से सारे नोट्स लिखता हूं, एक एक पॉइंट को छांटता हूं। आप खुद एक सेक्शन उठा के पढ़िए, फिर उसको तोड़िए, फिर उसको लिखिए, तो देखिए कितना मेहनत पड़ता है। मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन मेरे देखो सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, 350 भी 350 होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अरे भाई और सब चीजों में तो बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाते, हो सकता है 1000 तक आप लोग पहुंचा दे तो ठीक हो जाए। ठीक है तो इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर 5-5 10-10 लोगों को भी आप शेयर करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो, मैं और कुछ मांग थोड़ी रहा हूं, इतना आप कर दो। मैं पूरी चीजें जितने एक्ट हैं मैं सबके 60 नोट्स और ऐसे ही दूंगा, आप कोई भी मेरा लेक्चर उठा के आप पढ़ लो, नोट्स बहुत अच्छे बना के मैंने दिए क्योंकि मैंने सेल्फ तैयार करके इसे खुद से मेहनत करके दिया। ठीक है तो आइए हम शुरू करते हैं अब सेक्शन 10 पेनाल्टीज। कोई भी परीक्षार्थी धारा 2F के क्लास फर्स्ट में सॉरी उल्लिखित साधनों का उपयोग करता है। तो आप बताओ जो 2F में जो चीजें दी गई हैं पहले में अनफेयर मींस का यूज करता है, ठीक है पहले वाले क्लास में, तो अगर वो करता है तो क्या होगा, उसको 3 साल की पनिशमेंट, फाइन या और फाइन कितना 1 लाख से कम नहीं होगा। पनिशमेंट कितने होंगे 3 साल की होगी और फाइन होगा, और फाइन 1 लाख से कम नहीं होगा। पनिशमेंट 3 साल तक हो सकती है, ये याद रखना, पनिशमेंट कितने साल तक हो सकती 3 साल तक हो सकती, और जो जुर्माना लगेगा वो 1 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा। और अगर वो जुर्माने का पेमेंट नहीं संदाई, मतलब पेमेंट अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता, व्यतिक्रम हो जाता है, ठीक है तो क्या होगा, अगर नहीं कर पाता तो 9 माह की सजा होगी। ये याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो दिया है आपका क्या, अगर कोई भी परीक्षार्थी सेक्शन 2F के क्लास 1, जो 2F का क्लास 1 दिया है, मैंने क्लास वाइज नहीं बनाया, क्लास 1 में बनाया, जब परीक्षार्थी अगर कोई काम करता है तो परीक्षार्थी अगर कोई काम करेगा, देखो दो क्लास मैंने बनाए, अगर परीक्षार्थी कोई काम करेगा तो उसको 3 साल की सजा और कम से कम 1 लाख से कम जुर्माना नहीं होगा। अगर वो जुर्माना नहीं भर सकता तो उसको 9 मंथ की सजा होगी। ठीक है, और अगर क्लास 2 में कोई अन्य व्यक्ति परीक्षार्थी के सिवा अगर कोई काम करता है 2F में के सेकंड क्लास में, यानी कि इसमें तो परीक्षार्थी आ जाएंगे, इसमें कौन आ जाएंगे, परीक्षार्थी आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें कौन आ जाएगा, अन्य व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, अन्य व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, नकल वकल करवाता है, तब क्या होगा, 5 मिनिमम कितने 5 साल की सजा और अधिकतम 10 साल की सजा होगी। ये एक बार पनिशमेंट आप लोग भी चेक कर लेना, मेरे बेयर एक्ट में गलत लिखा था, फिर मैं ये सर्च करके वहां से देखा हूं नेट पे, क्योंकि यार मुझे जो यहाँ बेयर एक्ट मिले हैं वो बहुत खराब मिले हैं, सॉरी उसके लिए, क्योंकि राजस्थान का मैं हूं नहीं तो मुझे राजस्थान के प्रॉपर बेयर एक्ट नहीं मिल पाए, तो जो मुझे यहाँ उपलब्ध थे उसी से मैंने नोट्स बनाए। कुछ त्रुटि होगी तो आप लोगों के पास अगर बेयर एक्ट होगा तो आप देख लेना, वैसे मैंने सही कर दिया है। जितनी भी 2 त्रुटियां थी वो मैं लेक्चर में बता चुका हूं, एक पहले वाले लेक्चर, एक इसमें, और इसमें भी देख लेना, वैसे ये सही है, जो मैं बता रहा हूं वो कंफर्म है। 5 साल मिनिमम और अधिकतम कितना 10 ईयर होगा, ठीक है, और जुर्माना 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये फाइन में देख लेना, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे दिक्कत लग रही थी, लेकिन जो मुझे मिला जहां तक वो मैंने देख दी थी, 10 लाख से 10 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है, और जुर्माने के व्यतिक्रम होने पर 2 साल की सजा होगी। अगर वो व्यतिक्रम करता है तो 2 साल की क्या होगी, सजा होगी। तो ये शास्तियां जरूर रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई परीक्षार्थी तो 3 साल, 1 साल से कम, जो 1 लाख से कम जुर्माना नहीं होगा, जुर्माना नहीं दे पाता है तो 9 मंथ की
सजा होगी। वही अगर 2F के सेकंड क्लास में कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, अपराध करता है उस टाइप का, तो उसे क्या होगा, मिनिमम 3 साल की सजा, मैक्सिमम 10 ईयर की सजा मिलेगी। और क्या होगा, 10 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक के जुर्माने लग सकते हैं। ठीक है, कितना, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और जुर्माने में व्यतिक्रम, अगर ये जुर्माना नहीं दे पाता है तो 2 साल की सजा। ये पूछेगा क्वेश्चन, मैं जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं प्लीज इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं लिख लेना कहीं। देखो, अगर बच्चे जुर्माने के व्यतिक्रम, परीक्षार्थी जुर्माने का व्यतिक्रम कर रहा है तो 9 मंथ की सजा होगी। और अगर सेकंड वाले क्लास में कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है व्यतिक्रम तो 2 साल की सजा होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, 50 बार मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसमें गलती मत करना। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये भी एक्ट खत्म हुआ। अब इसके बाद एक माइनर एक्ट बचेगा, वो भी मैं राजस्थान का जितनी जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं वो भी खत्म कर दूं। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़वा दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं आप लोगों को समझ में आई तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।